नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। मंथन और मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष लखनऊ के दौरे पे हैं और लगातार बैठकों के जरिए रणनीति की दिशा और दशा तय की जा रही है। यानी जो राजनीति है, जो रणनीति है, उसकी दिशा तय की जा रही है। इस बीच मुलाकातें उस वक्त और भी अहम हो जाती हैं जब सबसे बड़े प्रदेश के विधानसभा चुनाव एकदम सिर पर हों। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में नवंबर या दिसंबर में आचार संहिता लागू की जा सकती है। जाहिर है योगी सरकार के पास कामकाज के लिए 6 से 7 महीनों का वक्त बचा है। इस बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठकें इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड ले रही है। इस बीच केंद्रीय स्तर के नेताओं का लखनऊ दौरा इस बात का संकेत भी है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल देखा जा सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चुनाव की करीब आती तारीखों को देखते हुए इसकी संभावनाएं कम है। लेकिन आखिर दौरे से क्या अनुमान लगाया जा सकता है और लगातार चल रहा बैठकों का दौर किस बात का संकेत है? तमाम सवाल होंगे। अगले 1 घंटे की चर्चा होगी और एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिनसे समझेंगे कि आखिर इन मुलाकातों का, इन बैठकों का मायने क्या है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष की क्या तैयारी है। ऐसे कई सवाल होंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें आर.के. मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अजय अरोड़ा है, प्रवक्ता कांग्रेस के, कपिल श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राहुल लाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आर.के. मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो बैठकें हो रही हैं, ये मंथन हो रहा है, इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत है, क्या समझे हम इनको? बिल्कुल सही बात है। जो बैठकों का दौर अभी चल रहा है, निश्चित तौर पर तैयारियां 2022 के लिए ही है। और जहां तक मैं अगर कहूं तो जिस तरह से जब से योगी जी आए और इस राज्य को इन्होंने बड़ी कुशलता और दक्षता के साथ और दार्शनिक तरीके से संभाला, इसको निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और प्रशंसनीय भी है। जहां तक चैलेंजिंग की बात थी तो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्याएं थी, जहां पर इकोनॉमी की समस्याएं थी, जहां पर जो प्रोजेक्ट वगैरह थे उसको किस तरह से और आगे ले जाया जाए, जहां पर एजुकेशन की समस्याएं थी, सोशल वेलफेयर का जिस तरह से था, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग थे जिसको 4 साल के अंदर में इन्होंने जिस लेवल तक पहुंचाया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ और प्रशंसनीय है। मैं अपनी सरकार का मैं प्रशंसा करूं, ये ठीक है, ये प्रोटोकॉल के तहत होना भी चाहिए, लेकिन जो जनता प्रशंसा करे उस चीज को बहुत ही मायने रखता है इस चीज का। लेकिन मिश्रा जी, अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि कुछ नाराजगियां हैं, कुछ मंथन चल रहा है, कुछ संगठन में, कुछ नेताओं में कामकाज को लेके कोरोना काल से जिस तरीके से निपटा गया उसमें नाराजगी कई जगह है, लिहाजा उस पर पर्दादारी की जा रही है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी भी खबरें अंदर खाने से आ रही हैं। देखिए राजेश जी, इतनी बड़ी पार्टी है, हालांकि इस तरह का कोई खबर जो है सो ऐसा पुख्ता नहीं है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद ये बात है। लेकिन अगर इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ी नाराजगी अगर कहीं हो गई तो इसको इस तरह से न लिया जाए। इसमें कोई राजनीति वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है जो कि अगर मान लीजिए अगर हमें ए पसंद है तो किसी ने बी कहा, तो ये एक अलग परिप्रेक्ष्य है। लेकिन इसमें इसको इस तरह से नाराजगी अगर कहे तो ऐसा कोई नाराजगी वगैरह कुछ नहीं है, बल्कि बहुत ही सलीके से, बड़े ही अनुशासनात्मक तरीके से जिस तरह से राज्य को संभाला जा रहा है, खास करके इस महामारी के दौर में। देखिए, ऑक्सीजन हो, चाहे दवा हो, चाहे वैक्सीन हो, हर एक चीज की किल्लत हर एक स्टेट के पास निश्चित तौर पर जिस तरह से स्ट्रेन आया और जो जंपिंग था उस स्ट्रेन का, तो सबके पास दिक्कतें आई। लेकिन जिस कार्य कुशलता के साथ और जिस दक्षता के साथ इन्होंने इस राज्य को संभाला, बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। और बिल्कुल स्थिति अभी देख रहे हैं जो कि जहां तक पूरे देश की बात है, हर जगह संक्रमण का रेट हो, चाहे और किसी भी चीज का, तो हर एक चीज अब सामान्य होता जा रहा है। और जहां तक 4 साल के विकास की बात है, तो देखिए जनता तय करती है जो कि हमारा किस तरह से विकास हुआ। मैं अपने पार्टी का एक प्रोटोकॉल के तहत प्रशंसा कर लूं, एक अलग विषय होता है, लेकिन जो चीज जनता प्रशंसा करे, ये उस चीज को देखना चाहिए। ठीक है, जनता से भी जानेंगे। हम लगातार जनता के बीच भी जाते रहे हैं और विपक्षी दलों के बीच भी। कपिल श्रीवास्तव, आप इन बैठकों को, इस मंथन को कैसे देखते हैं? वाकई 2022 की तैयारी है या इसके पीछे कोई और वजह लगती है? नहीं, 2022 की तैयारी को तो आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में ले सकते हैं कि जो बैठकें हो रही हैं वो अंत में चुनाव पे ही जाएंगी।
लेकिन वर्तमान समय में जो इन्होंने डैमेज को मैनेजमेंट करने की कोशिश की है उसमें कसर चल रही है केंद्र सरकार के व्यू में और राज्य सरकार की, क्योंकि कहीं ना कहीं से योगी सरकार की नकेल कसने की तैयारी है। ये मीटिंग जो केंद्र में हुई थी जिसमें सारे उच्च पदाधिकारी इनके और आरएसएस के शामिल हुए थे, उसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कैसे करना, विस्तार कैसे करना, किसको हटाना है, कौन से नए डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे या हो सकता है मुख्यमंत्री ही कुछ नया आ जाए, ये तो एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जो ऐन मौके पे सामने आएगी, क्योंकि इनके जो सूत्र हैं वो तो बता ही रहे हैं कि इनके यहाँ 200 विधायक तो वैसे ही धरने पे बैठ चुके थे योगी जी के खिलाफ। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ है और जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के जो चाहे सांसद हो या विधायक हों वो एक किनारे लगा दिए गए। इनके पूर्व जो अध्यक्ष थे लाल वाजपेयी साहब, वो अपने ही खाने पर जो है वो बेचारे धरना देते हुए पाए गए थे इनके काल में। तो तमाम चीजें हैं और समय समय से सरकार को आईना भी जो अच्छे विधायक है सुल्तानपुर के और हरदोई के वो भी दिखाए, अग्रवाल साहब ने भी दिखाया है, तमाम लोगों ने इनको समय समय दिखाया, ब्रजेश पाठक जी ने दिखाया है। तो तैयारी तो पूरी वही आत्ममंथन आत्मचिंतन चल रहा है, क्योंकि योगी जी का जो ये 4.5 साल है राजेश भाई, ये शौचालय के लोटे से शुरू हो करके और अस्थियों के लोटे से खत्म हुआ है। इनका यही विकास की कहानी है कि आधा अधूरा इन्होंने शौचालय दिया और आधा अधूरा जो शौचालय का लोटा था वो अस्थियों के लोटे में पहुंच गया। और विकास की गंगा तो ऐसी बही कि गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई, कान्हा जी इसके आगे फेल हो गया, क्योंकि 2000 से ज्यादा हिंदुओं की लाशों को तैरते हुए पूरे देश और पूरे विश्व में देखा है और कुत्ते और चील को नोचते हुए भी देखा है। तो इनकी सारी पोल खोल चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना का मैनेजमेंट किया, इन्होंने स्वयं हलफनामा देकर के प्रयागराज उच्च न्यायालय में 11 मई को माना है इस बात को कि हाँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हमारे यहाँ दवाइयों की कमी है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर की कमी है, हमारे यहाँ एम्बुलेंस की कमी है। ये सारी बातें कब मानी? जब ये कहते थे कि हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ कोई मौतें नहीं रही। और सच्चाई क्या है? इन्होंने सारे आंकड़ों से छिपाया था। जब प्रयागराज हाईकोर्ट ने इस बात को कहा कि ठीक है हम नोडल अधिकारी के रूप में अपने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हर जिले में कर देंगे, तब योगी जी और योगी जी के प्रशासन ने ये बयान हल्की दे करके अपनी सच्चाई कबूली और देश और प्रदेश और पूरे विश्व को आईना देखने को मिला। लेकिन बावजूद उसके ये आंकड़े में इतनी बादगिरी है कि आप सोचिए कि 1 मई तक ये ऊंचे आंकड़े ये थे कि इन्होंने 40 लाख जो है उन्होंने टेस्टिंग कराई है, लेकिन अब वो 3 लाख 4 लाख टेस्टिंग की बात कहने लगी। हाँ। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ जनता है। हाँ। और आज भी ये 4 ही करोड़ वैक्सीनेशन करा पाए हैं। तो बताइए वैक्सीनेशन करेंगे, टेस्टिंग करा पाए, उसमें भी मैं पूछना चाहता हूँ आर.के. मिश्रा जी बच्चे इनकी जवाबदेही है कि RT-PCR टेस्ट कितने होंगे, क्योंकि एंटीजन टेस्ट से आप सिर्फ ये जानते हैं कि जिन लोगों के अंदर 4-6 दिन कोरोना रह गया और एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई है उनके एंटीजन टेस्ट जो है पॉजिटिव आते हैं। तो आप मेडिकली मैं साउंड व्यक्ति हूँ, मुझे आप दिला नहीं पाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि RT-PCR तो इन्होंने किया ही नहीं। हमारे ही घर के 6 सदस्य थे, RT-PCR के लिए हम गवर्नमेंट से तरफ से रहे, हमारा नहीं हुआ, हमने प्राइवेट लैब से कराया और प्राइवेट लैब में गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर नहीं डाला। तो ये सरकार ने रोक रखा था उस समय, ताकि ये सारी रिपोर्टिंग इतना है। स्थानीय जो हमारे अखबार है, यहाँ तक कि इनका जो मुखबिर अखबार है दैनिक जागरण, वो रोज लिख रहा था कि इतने 20 मरे मेडिकल कॉलेज में, 15 मरे रेलवे हॉस्पिटल में, इतने मरे, वो अपलोड होता था, देश इनका आंकड़ा। तो सच्चाई क्या है? ये एक अनुमान और एक वो भी आई है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, जो मौत के आंकड़े हैं इसको आप 10 गुना और 15 गुना कर लें। ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मैं दोबारा भी आऊंगा, एक बार मुझे सबके पास जाना है, उसके बाद और आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। लेकिन अजय अरोड़ा, ये जो मंथन भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये तैयारी चुनाव की है या इसके पीछे कोई और वजह है, कुछ और मंथन है, कुछ और चल रहा है पार्टी के भीतर? राजेश जी, जहां तक मंथन की बात है, मिश्रा जी ने कहा पार्टी में मंथन हो रहा है, किसी को A पसंद है, किसी को B पसंद है, लेकिन दोनों को C पसंद नहीं है, कोविड-19 पसंद नहीं है। कि जिस प्रकार से कोविड फैला
उत्तर प्रदेश के विधायक और सांसदों ने जो मोर्चा खोला उससे ही प्रतीत होता है आत्ममंथन। उन्हें ये पसंद नहीं था, कई विधायकों को, कई सांसदों को, कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। कपिल जी ने सारी बातें कह दी, मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। और जहां तक इनके खिचड़ी की जो बात है, ये जितनी मर्जी पका लें, लेकिन क्या देश, उत्तर प्रदेश माफ करेगा? क्या किसान माफ करेंगे? किसान अलग सड़कों पर हैं, लोग मर रहे हैं। और जिस प्रकार से गंगा का उदाहरण दिया कपिल जी ने, मैं इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब चुनाव के लिए आए थे वाराणसी, तो इन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और अब आज गंगा बोल रही है, हे मोदी जी, आपने तो मुझे रुलाया है। तो जिस प्रकार से आना और जाना सत्ता में, और जिस प्रकार से बैठ के होना, अरे बैठ के करने का क्या लाभ है? बैठ के कोरोना पे करो, बैठ के ऑक्सीजन पे करो, बैठ के ये करो कि वैक्सीन कब मिलेगी 18 साल से ऊपर, बैठ के ये करो कि कितनी कंपनियां आएंगी, बैठ के ये करो कि जो जो राज्य आयात करना चाहते हैं विदेश वाले रुचि नहीं कर रहे, बैठ के ये करो कि हॉस्पिटल कैसे बनाए जाए, बैठ के ये करो कि जिनके सुहाग खो दिए, जिन्होंने अपनी पत्नी खो दी, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, कई बच्चे तो अनाथ हो गए। आज मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है कि एक परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं, माता पिता खो दिए हैं, कोई अडॉप्ट करना चाहे तो अडॉप्ट कर ले। दिन में हजारों मैसेज कपिल जी के पास, मेरे पास, मिश्रा जी के पास ऐसे आते होंगे कि परिवार में कमाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक परिवार के अंदर 8 लोग कोरोना से मर गए, उनका लालन पालन कैसा होगा? सोचना ये होगा, बैठक इस पे होनी चाहिए, बैठकों का दौर इस पे होना चाहिए। ठीक है, राहुल आपके पास मैं आऊंगा। ये जो बैठकें भी चल रही हैं, जो मंथन हो रहा है, चुनाव से पहले जो कहा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, इन बैठकों के क्या मायने हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, या फिर अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि कोरोना को कहा जा रहा है कि अब काबू में है, अब आगे का चुनाव देखते हैं। देखिए राजेश जी, इसमें दोनों पक्ष शामिल है। इसमें प्रथम दृष्टिया तो एक तरह से कहीं न कहीं पार्टी में कुछ आंतरिक खींचातान भी है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पहले आरएसएस के दत्तात्रेय जी वो आते हैं, फिर अभी बीएल संतोष है, राधा मोहन जी लगातार वहां पे कैंप कर रहे हैं। आज ही अगर हम लोग देखते हैं कि दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बयान में अंतर दिख रहा है। एक का बयान आ रहा है, एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि 2022 में 300 प्लस सीटें जीतनी है। एक का बयान आ रहा है कि नहीं, कोरोना के मैनेजमेंट के लिए बैठक चल रही है। खुद जो एक तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र जी, वो 9:30 बजे से बैठक हो रही थी, वो 2:30 बजे पहुंचे हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं कुछ अंदर खाने जो शर्मा जी को एक तरह से क्या बनाया जाए, उनको किस तरह की क्या ड्यूटी दी जाए, तो इसके ऊपर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक आंतरिक मैनेजमेंट में समस्या है। क्या योगी जी के पैर को कतरने की तैयारी हो रही है? केंद्र राज्य के बीच में खींचातानी देखिए, अगर ये चीजें नहीं भी हो रही तो भी हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जनता के बीच में इस तरह का विमर्श भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार हो रहा है। पार्टी देखिए, एक तो अब क्योंकि समय बहुत कम है, चुनाव के लिए केवल 6 महीने के आसपास का आगे का समय भी बचा हुआ है। तो इसलिए इन आंतरिक मामलों को भी पार्टी को सुलझाना है और आगे भी जाना है। क्योंकि देखिए, पार्टी के लिए चुनौती काफी बड़ी है। जिस तरह से अभी पंचायत के चुनाव के नतीजे आए और जिस तरह से कोरोना का मामला आया जी, पंचायत चुनाव के नतीजे में देखिए दिख गया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने काफी मजबूती से दमखम दिखाया। जो उसके 2 फेज तो देखिए कोरोना के पहले के थे, 2 फेज लगभग जिसमें कोरोना पीक पे था। फिर उन पंचायत चुनावों को लेकर भी काफी ज्यादा आलोचना के घेरे में रही। तो एक तरह से कई तरह के जो चीजें हैं, डैमेज कंट्रोल, वो पार्टी की पूरी जिम्मेवारी बन रही है। ऐसे में राहुल जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, चूंकि आपने पंचायत चुनाव का जिक्र किया, उसमें पार्टी का एवरेज प्रदर्शन रहा, बंगाल में भी हार हुई, वहां पे भी जो उम्मीदें थी उस पर नहीं आ पाई भारतीय जनता पार्टी। अब क्या योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड फीडबैक लिया जा रहा है उनके काम को लेकर? बीएल संतोष वहां पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री अगर वहां पे पहुंच रहे हैं कुछ? बिल्कुल, एक तरह से पूरा एक देखिए लगातार मंत्रियों से मिला जा रहा है, सबों का एक तरह से कह लीजिए कि ये लोग चेक कर रहे हैं वहां पे, लगातार रिपोर्ट कार्ड फीडबैक लेने का पूरा प्रयास हो रहा है कि क्या स्थितियां हैं। आखिर इस देखिए समय ज्यादा नहीं बचा है। दिसंबर में एक तरह से उत्तर प्रदेश में जो है कि दिसंबर में किसी भी हालत में जो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 जून है। मतलब सरकार के पास मैक्सिमम समय जो है वो मैं कहूंगा 5.5 महीने से ज्यादा का समय नहीं बचा है, या मैक्सिमम 6 महीने का समय है। तो पूरे विवादों को सुलझा के आखिर जैसे उप मुख्यमंत्री क्या जो दिल्ली से, जिनको दिल्ली दरबार से भेजा जा रहा है, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, तो ये जो 1000 तरह के सवाल है, पहले तो उन सवालों को भी सुलझाना है।
कोरोना को लेके जो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बीजेपी लगातार अपने बैठकों में प्रयास कर रही है कि आखिर वहां से फिर उस हिस्से से कैसे निकला जाए। अभी जैसा कि जो दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी बताया कि चाहे किसान का मामला हो, कोरोना का मामला हो, इन सब मामलों से भी पार्टी को जूझना है। तो ऐसे में पार्टी रिपोर्ट कार्ड लेके यहाँ से आगे बढ़ना चाह रही है और आंतरिक चीजों को भी सुधारने का प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को जितना कमजोर माना जा रहा था यूपी में, वो उस रूप में कमजोर नहीं है। बीजेपी के लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना बेस्ट प्रदर्शन जो विपक्ष की तरफ से दिखेगा। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको माना जा रहा था कि मायावती जी की गतिविधियां नहीं दिख रही हैं, बहन मायावती की, उनका भी प्रदर्शन एक तरह से, वो भी जो है कि पंचायत चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन उनका भी नजर आ रहा है। तो विपक्ष को जितना कमजोर माना जा रहा था उत्तर प्रदेश में, विपक्ष उतना कमजोर नहीं है यहाँ पे। ठीक। और समाजवादी पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया। ऐसे में बीजेपी को एक नए ढंग से खड़ा होने की वो तैयारी कर रही है। ठीक है आर.के. मिश्रा, अब नए तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। पंचायत चुनाव का जो एवरेज रहा आप लोगों के लिए, बंगाल में जो उम्मीदें थी वो उसके हिसाब से वहां पे नतीजे नहीं आ पाए। एक बड़ी चुनौती है आने वाला वक्त आप लोगों के लिए। राजेश जी देखिए, ऐसा है जो कि चाहे यूपी चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, हम बहुत ही संजीदगी तरीके से लेते हैं कोई भी चुनाव हो। और जहां तक बात है पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव की जो बेसिक जो बातें होती है, जो आधारभूत बातें होती है, वही जाकर के मान लीजिए कुछ उसको अगर थोड़ा सा अगर इसमें कटअप कर दिया जाए, ये तो सारी बातें वही चीज होती है जो विधानसभा चुनाव में होती है। हम किसी भी चीज को, न हम किसी को विपक्ष को कभी हमने कमजोर समझा है, न हमने कभी इस चीज से कहा है कि हमारा विपक्ष बहुत कमजोर है। ऐसा ना हमने कोई कभी स्टेटमेंट दिया ना कुछ दिया है। हम विपक्ष को उतनी ही मजबूती से देखते हैं जितनी मजबूती से हम अपने आप को खड़े देखते हैं। तो जहां तक बात है, इतना बड़ा संगठन है, निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसके लिए मंथन बहुत जरूरी होता है। हाँ। आप इसको कह लें, रिपोर्ट कार्ड कह लें आप, क्योंकि विपक्ष का बहुत सारा आरोप होता है, तो उस आरोप को आधार मान करके अगर आप कहेंगे तो ये कहेंगे जो नहीं वहां नाराजगी थी तो वहां ये था, तो वहां ये था। लेकिन इसको ऐसे नहीं, देखिए संगठन बहुत बड़ा है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें मंथन का दौर, इसमें मीटिंग का दौर चलता ही रहता है। और निश्चित तौर पर अगर 2022 का चुनाव है तो हम उसी संजीदगी से जैसे ले रहे हैं, जैसे हम कोविड को ले रहे हैं, उसी तरह से संजीदगी से अगर मान लीजिए चुनाव है तो वो भी है। देखिए सबका अपना अपना परिप्रेक्ष्य होता है और सबकी अपनी अपनी स्टेजेज होती है। हाँ। और उस स्टेजेज को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कोविड हो, देखिए कोविड को हमने जिस तरह से, जिस कार्य कुशलता के साथ, जिस दक्षता के साथ हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करी है। बहुत सारे आरोप लगे, देखिए ऑक्सीजन की किल्लत हो, चाहे मैंने पहले ही बताया डिबेट के पहले ही, हाँ। जो कि ऑक्सीजन की किल्लत हो, दवा की किल्लत हो। यहाँ पर हमारे अजय जी ने कहा जो कि गंगा में लाशें बह रही थी, गंगा रो रही थी। देखिए अपना अपना परिप्रेक्ष्य है, उनका अपना आरोप है, हो सकता है अपने जगह पर वो सही हो, मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो गलत है, लेकिन जिस कार्य कुशलता और जिस दक्षता के साथ अगर उन्होंने 4 साल संभाला है या संभाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। इसको जनता जरूर देखेगी। रह गई बात पंचायत चुनाव में जो औसतन हमारा जो रिजल्ट रहा है, हाँ। उस पंचायत चुनाव को विधानसभा के चुनाव से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। वो एक अलग परिप्रेक्ष्य हो जाता है और वो एक अलग परिप्रेक्ष्य होता है। लेकिन सर पहले ये कहा जा रहा था कि देखिए इसमें भी एक तरीके से सेमीफाइनल होगा और इसके जो प्रदर्शन होगा, इसके जो नतीजे होंगे वो विधानसभा में मायने रखेंगे। लेकिन राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी ऐसा है जो कि हमने नहीं कहा ये कभी सेमीफाइनल है, ये हमने कहा क्या सेमीफाइनल है हमारे लिए। राहुल कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ मैं आता हूँ, कपिश जी आ रहा हूँ आपके पास, पहले राहुल की टिप्पणी। राहुल जी देखिए राजेश जी ये जो बैठक हो रही है, ये केवल वो वाली बैठक नहीं है जो किसी अन्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक सामान्य बैठक होती है और रणनीति बनाई जाती है 2022 के लिए रणनीति बनाना। बीजेपी के लिए आंतरिक गुटबाजी एक काफी बड़ी समस्या है यहाँ पे, और केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरह से यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच में भी टकराव की जो सूचनाएं आ रही हैं, मैं चाह रहा हूँ वो सूचनाएं चलिए गलत भी होगी, हाँ। लेकिन जनमानस में क्योंकि बीजेपी बार बार खंडन करती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब से शर्मा जी का प्रकरण आया है यहाँ पे कि जिस तरह से वो 4 दिन तक पहले मिलने का प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, अब उनको उप मुख्यमंत्री बनाने तक की तैयारी चल रही है, पूरा अलग अलग चीजों की कहानी चल रही है। क्या योगी जी के पर कतरने के प्रयास चल रहा है या फिर उनके विधायक कितने नाराज हैं, काम कैसा चल रहा है, तो ये चुनौती है। और यकीन मानिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के स्तर पे एक बड़ी चुनौती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किस रूप में चीजें होनी है। क्योंकि देखिए जितना भी चीजें कह दी जाए, सरकार हमेशा कहेगी कि कोरोना के लिए उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सबों ने देखा है कि कोरोना की स्थिति में कहीं किसी को देखने वाले कोई नहीं थे। उत्तर प्रदेश के गांव गांव तक स्थितियां कैसे पहुंची, अगर अभी भी हम लोग गांव में जा रहे हैं
तो आप यकीन मानिए कि 30% से 30-40% लोग आपको, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, वो आपको सिर मुंडन कराए हुए दिखेंगे। ये कोरोना के महामारी का एक बहुत बड़ा सा प्रतिष्ठिन आपको सामान्य रूप से मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये स्थितियां रही है। इन सब चीजों से कैसे उबर के, क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से निपटने का प्रयास करे, उसके संदर्भ में ये मीटिंग रही। ठीक, कपिल श्रीवास्तव आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे। हाँ नहीं, हम राहुल जी के एकदम विश्लेषण से संतुष्ट। इन्होंने ठीक बात कही, ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और जो इनका आपसी झगड़ा है उसको कैसे निपटाया जाए, मंत्रिमंडल में क्या क्या विस्तार, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं। अगर ये परमार्थी होते तो इस समय तो इनको परामर्श करना था कोविड के लिए और वैक्सीनेशन के लिए, जैसा आदमी जी ने कहा। एकदम सबसे देश भी देख रहा है, देश के लोग भी देख रहे हैं। अब थोड़ा हम कहना चाहेंगे, 4 साल से गुण गा रहे थे हमारे आर.के. मिश्रा जी। तो आर.के. मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 9% जो है वो कोरोना काल से पहले थी, जिसमें 8.6% जो है आपके शहर की थी और बाकी गांव की। आपको अद्भुत ये जान करके होगा कि गांव की बेरोजगारी दर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है, और बावजूद इसके मनरेगा में आपकी सरकार ने इस बजट में 40,000 करोड़ रुपए घटा दिया। पहला समझा ले लीजिए। दूसरा ले लीजिए, आपने वादा किया था कि आप 4 लाख प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देंगे, और आप आज तक 2 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए, 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए, और ज्यादातर नौकरियां हमारी जो दी हुई हैं उनको गिना लेते हैं। मिश्रा जी, जबकि वो निकली 2016-17 में, 2014 में निकली हुई। हाँ, चीज की है कि आप आंकड़ों की मैनिपुलेटिंग करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। आपके ही विरुद्ध पूरे प्रदेश का युवा जागा था और मोमबत्ती जलाया था, शायद आप सब लोगों ने इसको कवरेज किया था। और उसके बाद किस तरीके से रेवड़ी की तरह योगी जी जो है वो नौकरियां बांटने लगे, यहाँ तक कि विश्व तक बांट दिए थे कि अमेरिका और फलाने दिमागे, वो सारा का सारा धरा रह गया। हकीकत यही है कि जिस चीज में दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है, तो ये बताते नहीं है कि साहब हमारे पास कोई बिजनेस नहीं आया। हमने केवल केंद्र सरकार की जो संस्कृतियां थी उसमें 172 में 170 मांग ली है, यानी हमने अपने आसान कर दिया, बावजूद इसके कोई नहीं आ रहा है निवेश करने, क्योंकि 4 लाख करोड़ रुपए का जो कॉरिडोर का मामला था वो सामने है। अब रह गई बात ये कि इन्होंने सारे जो हमारे सपने थे और जो हम लगभग पूरा कर चुके थे उसी काम को ये आगे बढ़ाए, इसके लिए हम बधाई दे देंगे इनको। लेकिन कहाँ है पूर्वांचल कॉरिडोर जो इन्होंने ये जो लेकर के आ रहे थे, क्या योगी सरकार के समय तक दे देंगे कि नहीं दे देंगे? तो इनसे पूछिए कि ये कहाँ कौन सी सेक्टर के वो जवाब दे रहे हैं। मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। सड़क है, पूरे गड्ढे में अजय भाई आ रहा हूं। हाँ। इनके पास बजट नहीं है कि वो सड़कों का निर्माण करा सकें, क्योंकि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सड़क की बात बहुत बड़ी होती है। ठीक है, जवाब आर.के. मिश्रा देंगे। आर.के. मिश्रा जी से हाँ। कितने आपने उत्तर प्रदेश में बनवाए हैं, कितने हॉस्पिटल को आपने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, क्योंकि इसका आंकड़ा आप दीजिए, हमारे पास है, हम आपको फिर आपका आईना दिखाएंगे। और अगर ये हकीकत नहीं मानेंगे तो मैं प्रूफ बकायदा दूंगा। राजेश भाई आपको जानते हैं, हम विजिलेंस के साथ बैठते हैं और इस पर इनकी जवाबदेही तय करेंगे। ठीक है, मिश्रा जी का जवाब ले लेते हैं। कपिश भाई आपका ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम फंड से पहले बजट आ चुका था, ठीक है और आप 14 को स्थापित कर, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है, आपके तमाम बातों का, आरोपों का, सवालों का जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं। मिश्रा जी देखिए राजेश जी, ऐसा है, कपिल जी अभी कह रहे थे जो कि ये आंकड़ों का खेल है, तो आखिर ये किस चीज को आधार मान करके ये बात करेंगे? या तो वास्तविकता में जो भी है, तो क्या आंकड़े के क्या सारे इससे पहले भी 4 साल पहले भी क्या आंकड़े ऐसे ही गलत पेश होते थे क्या? तो इनका जो जिस तरह से अनुभव रहा है, तो शायद लग रहा है वही अनुभव को आधार मान करके आगे भी यही कह रहे हैं जो कि आंकड़ों का खेल होता है। देखिए, अरे आप सुनिए तो सही, आप सुनिए, आप आंकड़े दीजिए, फिर हम बताएंगे कि मानते हैं कि नहीं मानते। अरे सुनिए सर, सुनिए। कहने का मतलब ये है जो कि ये आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। देखिए, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया का ये यूपी है, तो ये कब बना? क्या समाजवादी पार्टी के टाइम में बना? क्या ये 4 साल बाद बना है? ये क्या कोई आंकड़े का खेल है क्या? ये क्या आंकड़ों का खेल है क्या? ये हम, अरे फिर वही चीज आप ऐसे ही कहते हैं, गलत आंकड़े दे रहे हैं, फिर वही। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके तीसरे के पंजाब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सीएमआई की रिपोर्ट कह रही है। क्या इस आंकड़ों को भी आप गलत? 23% बेरोजगारी है यहाँ।
अरे मैं वो भी कह रहा हूँ, अरे कपीश जी वही सीएमआई की रिपोर्ट ही मैं कह रहा हूँ, आप सीएमआई की रिपोर्ट यही कह रही है कि यहाँ शिक्षित बेरोजगार 60% है। और अब मैं कह रहा हूँ कपीश जी बता रहे हैं, वो आगे की बात भी सुनिए ना कपीश जी, उन्होंने कबूल किया आपकी बात को, वो आगे का बता रहे हैं, वो भी सुनिए। आत्महत्या हुई है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या की है। जब सुनेंगे ही नहीं, या तो आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। आपके आंकड़े का जवाब तो आंकड़े से देना पड़ेगा ना। नहीं तो जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा, आप ऐसे बीच में मत टोकिए ना फिर। कपिल जी देखिए, जैसे मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ वैसे ही सम्मान करने की बातें रखिए आप। ऐसे नहीं होता जो कि जब आपका समय रहा मैंने बोला, आपको नहीं बोला, न टोका न कुछ किया, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मेरे समय में आप मत बोलिए ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप आंकड़ों से अगर बात करना चाहते हैं तो आंकड़े आपके समय, हम बताएंगे, जब आपका समय आएगा उस बात को आप काटिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप उस बात को अगर देखिएगा जो काटिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम उसी डिबेट को करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपका समय आया आपको वेलकम है, आप अपना बात का रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे समय में मेरा भी सम्मान करने की कोशिश करिए आप। देखिए सीएमआई की रिपोर्ट कह रही है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी यूपी बनी, तो ये तो कोई 4 साल पहले तो नहीं बन गई, ये तो अभी की रिपोर्ट है। अब जहां तक बात है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, 17.5% था पहले, अब 4.1% आ गया। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। तो क्या ये सब सारे आंकड़े आप एक प्रोजेक्ट को लेकर के, प्रोजेक्ट को अगर प्रोसेस करने के लिए आप ये कहेंगे जो कि नहीं आपको तो पूरा समय मिला, तो प्रोजेक्ट प्रोसेस अगर मान लीजिए अगर पूरी फाइंडिंग नहीं हुई, पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसके आधार पर क्या उसके कार्यशैली और दक्षता के ऊपर में आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, आप किसी चीज को आधार तो बनाएंगे। हाँ। आप आधार बनाइए। ठीक है, बात हम कर रहे हैं मंथन की, दरअसल मंथन उस चीज का चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश में कुछ बैठकों का दौर जारी है, उन बैठकों के क्या मायने हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें आर.के. मिश्रा हैं, अजय अरोड़ा हैं, कपिश श्रीवास्तव हैं, राहुल लाल हैं। अजय जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले आप प्रतिक्रिया दे रहे थे, चूंकि मिश्रा जी भी बोले, कपिश श्रीवास्तव भी आमने सामने थे, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। राजेश जी, मंथन की बात चली, ये अपनी पार्टी का कोई भी मंथन करे, इनका निजी मैटर है, लेकिन मंथन होना चाहिए। जब नागपुर के लोग बैठते हैं मंथन की बैठक में, तो उसमें मंथन होना चाहिए महिला उत्पीड़न जो हुआ वहां पे, किस प्रकार से बेरोजगारी है, किस प्रकार से हादसे की घटना घटी, किस प्रकार से शमशान की छत गिर गई, इस पे होना चाहिए मंथन। मंथन होना चाहिए नौकरियों पे। मंथन इसे कहते हैं मंथन। मंथन करते पेट्रोल डीजल पे, आज 100 रुपए से ऊपर डीजल पे पेट्रोल हो गया है। मंथन करते सरसों के तेल पे, मंथन करें रिफाइंड ऑयल पे, इसे कहते हैं बढ़ती हुई महंगाई पे मंथन करें, इसे कहते हैं सकारात्मक मंथन। जो हम राय दे रहे हैं ना, इस पे मंथन करें। और जहां तक इनकी पार्टी के अंदर की चर्चा है, जिस प्रकार से केंद्र का और राज्य का नेतृत्व आपस में भिड़ा हुआ है, ये जग जाहिर है, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। तो ठीक है, उसको भी अपना देखें, अपनी पार्टी को करें, लेकिन उससे भी जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसकी प्रायोरिटी बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपने दिखाया था अपने चैनल में, छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार। शर्म आती है जब चैनल खोलते हैं। और जहां तक अभी कोविड वैक्सीन की बात की, गांव में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मुझे बताएं। मैंने कोविड ऐप से तो मैंने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया। एक गांव में जहां मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो कैसे कराएंगे? वहां वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? इससे मंथन करें। ये है मंथन कि हर एक को टीका लगाएं। प्रधानमंत्री बार बार मन की बात बोलते हैं, मन की बात पूरी भी तो करें। मन की बात सुचारू रूप से पूरी करें, लोगों के समक्ष आए। वैक्सीन गांव-गांव कैसे पहुंचेगी? आरटीपीसीआर की बात की अभी कपिल जी ने, बिल्कुल अब कुछ 2-4 दिन ठीक हुआ है, वरना एक हफ्ते तक रिपोर्ट नहीं आती थी। आरटीपीसीआर टेस्ट होने बंद हो गए थे। इस पे जवाब दे, इस पे मंथन हो पार्टी का नेतृत्व, इस पे बात करे। आपसी लड़ाई करते रहिए, इनका निजी मैटर है, मैंने पहले भी बोला, लेकिन देश सर्वोपरि है, राज सर्वोपरि है, राजहित सर्वोपरि है। आर.के. मिश्रा। राजेश जी, ऐसा है, अभी कह रहे थे जो कि ये गांव का और शहरों में किस तरह से इसका, तो मैं बता दूं आपको, 22 मई का रिपोर्ट है, 4.6 है।
करोड़ जो है सो आरटीपीसीआर टेस्ट हुए थे। कपिल जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था, जो कितने आरटीपीसीआर टेस्ट हुए। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आरटीपीसीआर टेस्ट यूपी में हुए। जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी के अपने कार्यशैली की, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस शासित हो किसी भी प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री, मुझे एक चीज बता दीजिए, जो मंडल स्तर पर सबसे ज्यादा जो होता है, मंडल स्तर, गांव स्तर पर जो है, जहां पे बूथ स्तर जिसको कहते हैं, हाँ। बूथ स्तर पर जा करके मुख्यमंत्री जी ने खुद जा करके वहां पर जिस तरह से मॉनिटरिंग की है, जिस तरह से उन्होंने देखा है, जा करके हर एक चीज की समीक्षा करी है। एक भी मुख्यमंत्री मुझे बता दीजिए कांग्रेस शासित प्रदेशों में। देखिए, प्रश्न उठाना तो बहुत अच्छी बात होती है, हम यहाँ पर बैठ करके प्रश्न उठा देते हैं, लेकिन आप ये तो देखिए, जो आपके प्रदेशों में जिस तरह से, क्या कोई मुख्यमंत्री एक बूथ लेवल पर जा करके, क्या किसी एसडीएम या सीएमओ लेवल पर जाकर के किसी तरह की मीटिंग करी है उन्होंने? आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि हाँ, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है या महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। कहाँ उद्धव ठाकरे गए हैं, कहाँ गए हैं भूपेश बघेल? एक बार भी कहीं पर जाकर के बूथ स्तर पर जाकर के उन्होंने मीटिंग करी है कोविड के टाइम में? एक मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जिनकी कार्यशैली और उनकी दक्षता, उनकी विजनरी इस चीज को आपको दर्शाती है, जो किस तरह से जाकर के बूथ लेवल तक जाकर के, मंडल स्तर पर जाकर के उन्होंने मीटिंग करी है, कोविड पेशेंट से बात करी है उन्होंने। कहीं पर अगर दिक्कत आई है, हाँ, इतना बड़ा स्टेट है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, हाँ। हो सकता है कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि 100% ये हो गया होगा, 2-4%, 1% कमी रह गई हो, लेकिन जिस दक्षता के साथ उन्होंने कार्य को संभाला है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। और ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। बल्कि ये जनता कह रही है। हाँ, जनता जब कहेगी तब जनता का जो नतीजे आएंगे वो तो खैर चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि अभी जनता की भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। अजय अरोड़ा, आप कुछ कह रहे हैं? जहां तक मॉनिटरिंग की बात की योगी जी की, मैं साधुवाद देता हूं। मिश्रा जी ने बड़ी अच्छे से बताया कि मॉनिटरिंग बढ़िया की और बूथ लेवल पे की, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये कहना भूल गए, एक काम तो कर दिया आपने, ट्रेसिंग तो की, ट्रीटमेंट नहीं किया। मेरा यही तो सवाल है मिश्रा जी से, ट्रेसिंग अपनी जगह, ट्रीटमेंट अपनी जगह, मॉनिटरिंग में नंबर 1 दे दिया नंबर 1, आपको साधुवाद दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए था। एक जवाब देना चाहता हूं राजेश जी, एक बात जवाब। हाँ जी, मैं क्या दे सकता हूं जवाब? जी मिश्रा जी, आप बोले। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अजय जी ने अभी कहा जो कि हाँ, सचमुच में ट्रीटमेंट के लिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, मैंने ये कहा जो कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या बूथ लेवल पर जाकर के कोई मुख्यमंत्री ने जाकर के मॉनिटरिंग करी? नहीं की है। मैंने कहा है, अब मैं इसके साथ जोड़ना चाह रहा हूं कि राज्यों में, हर एक राज्य और केंद्र मिल करके जिस तरह से इस कोरोना कोविड के जो सेकेंड स्ट्रेन था, इसके ऊपर में जिस तरह से काबू करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। क्योंकि हर एक स्टेट, देखिए, हर एक स्टेट में पॉजिटिविटी हो चाहे रिकवरी रेट हो, दोनों बढ़े हैं और उसमें केसेस घट गए। आज 1.25 लाख केस है, मुझे लगा 1,27,000 के आसपास करीब आज केस है जी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सबने मिल करके, जो अगर ट्रीटमेंट सबने किया है, लेकिन मैंने केवल उनके कार्यशैली के ऊपर में मैंने कहा है, हाँ। जो कि जिस तरह से, और सबने ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम किया है, टेस्ट के ऊपर में भी काम किया है। लड़ना झगड़ना, देखिए, लड़ना झगड़ना लगा रहेगा, पूरा हमारा राजनीतिक कैरियर है, आपका राजनीतिक कैरियर है, हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन जहां पे समस्या है वहां पर एक उसका समाधान होना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं। कपिल जी, देखिए, हम लोग लड़ते झगड़ते अपने लिए नहीं, हम लोग लड़ते झगड़ते अपने देश और प्रदेश और अपनी जनता की। तो कोई हम लोग की खेत मेड़ की तो लड़ाई है नहीं मिश्रा की, जो व्यक्तिगत लड़ाई। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मिश्रा जी ने तमाम प्रश्न किए हैं और अन्य सरकारों पे भी किए हैं कि उन लोगों ने इस तरीके की चीज नहीं की बूथ स्तर पे जाकर के। तो सबसे पहली चीज ये जानिए कि जिसका काम उसी को साझे। बहुत सीधी बात है कि अगर योगी जी स्वीपर का भी काम करने लगे, कलर्शियल काम भी करने लगे, एसेंशियल काम भी करने लगे, ऑफिसर का भी काम करने लगे, तो फिर मुख्यमंत्री के लिए सीट दे दीजिए ना अरविंद शर्मा जी की, उनको वहीं गांव में पेश कर दीजिए मुख्यमंत्री को बूथ स्तर पे। अरे भाई, एक पद की गरिमा होती है और एक सिस्टम होता है। अगर आप उस सिस्टम को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसके मतलब आप एक अच्छे मुख्यमंत्री नहीं। अगर आपका सिस्टम सही होता तो आपको बूथ स्तर पे जाने की जरूरत क्या होती, और बाकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं हुआ, और उसके वजह से जितनी मौतें हुई, मुर्गी फार्म खुल गया गांव में। तो ये सब चीज को भी सराहिए। और दूसरी सरकारों को मालूम है
कि कैसे सिस्टम चलाया जाता है। भाई आप अचानक किसी खाने में पहुंच जाए, कोई चौकीदार जो है सुरती ठोक रहा हो और आप कह रहे हैं सुरती मत ठोको, ये कहा है हमारे योगी जी ने शुरू किया था। आपको याद होगा कि बीच में वो इसमें पथ से जाते थे और वहां पे रास्तों में उतर जाते। नहीं, लेकिन देखिए कपिश जी, लेकिन एक बात है कि मुख्यमंत्री जब रिकवर हुए और उसके बाद जब वो एक्टिव होकर प्रदेश के हर जिले का दौरा करने निकले, उसके बाद की जो सिचुएशन है वो किसी से छिपी नहीं है। उनके दौरों का असर हुआ, उनके जाने का असर हुआ, प्रशासन टाइट हुआ, जिम्मेदारी से काम हुआ, आज नतीजा सबके सामने है। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, बहुत जल्दी में सर बोलिएगा, मुझे राहुल के पास जाना है, कुछ और सवाल है, मंथन पे आगे बढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि कोरोना पे तमाम बहस कर चुके हैं। राजेश जी, मैं छोटा सा जवाब दूं, 10 सेकंड। उसका कारण ये है कि पूरे देश के अंदर कोविड घट रहा है। उसका कारण है जब ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो उनमें हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। एक ग्राफ होता है कोरोना का जो पिछली बार भी चढ़ा था, उसके बाद तेजी से नीचे आया था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आर.के. मिश्रा। राजेश जी तो फिर वो तीसरी भी लहर लेकर के आएगा। ठीक है, आर.के. मिश्रा। जिसको आप राहुल मैं आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 32 करोड़ की जनता रहती है। ठीक, कपिश हो गया। और आपने सबसे कम टेस्ट किए। बिल्कुल, ये सवाल उठता रहा है, इसका हम लगातार इस पे चर्चा करते रहे हैं। आर.के. मिश्रा। बिल्कुल देखिए राजेश जी ऐसा है, मुख्यमंत्री की कपिश जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो कि मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है और ये अगर मुख्यमंत्री ही बूथ लेवल पर जाकर के काम करने लगे तो उसकी गरिमा खत्म हो जाती है या किसी और को हैंडओवर कर दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, क्योंकि वो सिस्टम पूरा फॉल्ट कर जाएगा। कपिश जी ऐसा, हाँ राजेश जी देखिए, आप एक बात बताइए, ये सिस्टम आखिर क्यों बना है? मिश्रा जी अपनी बात रखें। मुख्यमंत्री का काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए। मुख्यमंत्री का काम अगर मुख्यमंत्री अगर स्वीपर का काम करेगा तो स्वीपर को क्या मुख्यमंत्री? ठीक है कपिश जी, हो गया। आर.के. मिश्रा। वहाँ पर काम क्यों नहीं कर पा रहे? आप वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? अरे राजेश जी देखिए ऐसा है, हाँ। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, हम सब यहाँ पर जानते हैं जो प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है। जनता का जनता के लिए, और मुख्यमंत्री योगी जी जनता के लिए, जनता के बीच, मैं एक शब्द को और यहाँ पर जोड़ रहा हूँ आपको, जनता के बीच जाकर के, चाहे वो बूथ लेवल हो, चाहे मंडल लेवल हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, वहां पर जनता के बीच में जाकर के काम करना, वो मुख्यमंत्री की गरिमा ठीक है, मुख्यमंत्री की गरिमा को बना करके रखे हुए हैं, लेकिन जनता के बीच में जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी की तारीफ होनी चाहिए और जनता बिल्कुल इस चीज को कैलकुलेट कर रही होगी और देख रही होगी। ठीक है, राहुल लाल आप कुछ कह रहे हैं? नहीं देखिए, कोविड के मामले पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, काफी कुछ कही दिया गया है यहाँ पे, लेकिन हाँ कई जगह मुख्यमंत्री कई जगह पे गए, कई जगह पे सुधार भी हुआ और कई जगहों पे हम लोगों ने राजेश जी ये भी देखा कि मुख्यमंत्री गए और अगले दिन फिर वहां पे जब उस हॉस्पिटल में जब पत्रकार गए तो वहां पे फिर ना तो कोई डॉक्टर नजर आया, फिर से ताला भी नजर आया। तो खैर ये सब चीजें चलती भी रही, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बात है इस समय कि कोविड को लेकर तमाम चीजें चूंकि अब कह दी गई हैं, यहाँ पे देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो नाराजगी है कहीं ना कहीं देखिए पार्टी के भीतर, अभी एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे कि अभी अलीगढ़ का घटनाक्रम आप ले लीजिए, जिस तरह से जहरीली शराब के कारण से वहां पे जो है कि 75 अधिकारिक आंकड़े या फिर जो अनधिकृत आंकड़े हैं वो 100 से ऊपर के आंकड़े जो दिख रहे हैं हम लोगों को। अब वहां पे देखिए खुद वहां के सांसद महोदय डिमांड कर रहे हैं कि डीएम के ऊपर जो है कि कार्रवाई हो। आखिर अगर 75 भी अगर इस तरह की संख्या आ रही है और पार्टी के सांसद डिमांड कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये छोटा सा उदाहरण दिया है कि एक तरह से कहीं ना कहीं जो विधायक और सांसद हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के, उनके राय को लेके भी कहीं ना कहीं क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, क्या पूरा तंत्र होना चाहिए, क्योंकि इनके नाराजगी विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, लेकिन नाराजगी का काफी बड़ा आलम खुद इनके विधायक और मंत्रिमंडलों के बीच में, यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। तो ये सब चीजें जो हम लोग देख रहे हैं लखनऊ में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है जी, जो चीजें अंदर से छन छन के निकल रही हैं, उसमें इन सब चीजों की राजेश जी पुष्टि भी हो रही है। यानी राहुल जी, ये साधारण मुलाकातें नहीं है जो आमतौर पे पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन किया जाता है चुनाव से पहले। हम इन बैठकों को आम बैठक ना समझे, इसमें कुछ और ही चल रहा है। नहीं, ये काफी असाधारण बैठक है, उन सब बैठकों से काफी एक अलग किस्म का बैठक, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन है, ये मंथन चलता रहता है, ये रूटीन वर्क है, इस चीज को और तरीके से न लिया जाए। देखिए राहुल जी ने कहा है, मैं उनके बातों को आत्मसात करता हूं इसलिए क्योंकि उनका मैं सम्मान करता हूं और हर एक का अपना अपना परिप्रेक्ष्य होता है। निश्चित तौर पर ये आत्ममंथन हर एक स्टेज बाय स्टेज अपने अपने समय पर चलता रहता है, इतना बड़ा संगठन है। अब मैं आपको आ रहा हूँ, एक अजय जी का मैं प्रश्न किया था उन्होंने, और मैं वो शायद उसका जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो कि उन्होंने कहा था लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना चाहिए था इस चीज को।
देखिए, मैं एक छोटा सा मात्र ये कहना चाहता हूं, देखिए 4 साल पहले माफियाओं का राज हुआ करता था। निश्चित तौर पर माफियाओं का राज, वहां पर माफिया बनते थे। और अभी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कम से कम 1000 से लेकर के माफिया आज कहां कहां छुपते फिर रहे हैं, अपने पेरोल तक पर भी नहीं आकर रहे, अपने आप पेरोल तक नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह की माफियाओं के ऊपर में पूरी कंट्रोल हुई है, अंशतः हुई है, ऐसा उसमें कोई ऐसा दो मत नहीं है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इन माफियाओं से, जो इलीगली इन्होंने दबा करके रखे हुए थे, उस जमीन के ऊपर में कब्जा करके बैठे हुए थे, 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को जब्त किया गया है। तो आज अगर सरकारी खजाने में इस तरह की बढ़ोतरी हो रही है तो ये नहीं कहें जो कि कहीं पर जाकर के जो कि नहीं माफियाओं के ऊपर में कंट्रोल नहीं हुआ, उनके ऊपर भी कंप्लीट कंट्रोल हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ। कपिल श्रीवास्तव, आप कुछ कह रहे हैं और मेरा सवाल भी आप ही से है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर मंथन कर रही है चुनाव को लेकर या आगे की रणनीति बना रही है, पंचायत चुनाव के बाद आप लोगों का भी मनोबल बढ़ा होगा, आप लोग क्या कर रहे हैं? राजेश भाई, पहले मैं मिश्रा जी की बातों का जवाब दे दूं कि एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि हीनियस क्राइम उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा 7.50% के करीब बढ़ गए। उत्तर प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार और बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे है, ये इनके लिए सर्टिफिकेट। दूसरी चीज, इनकी सरकार वाकई बड़ी अच्छी सरकार है, क्योंकि अब तो जेल के अंदर जो है शूट एंड साइड चल रहा है और जेल के अंदर मर्डर हो जा रहा है और उसकी आज तक ये खोल नहीं पा रहे हैं फर्क कि किसने मर्डर कर दिया था, चाहे मुन्ना बजरंगी की। इनसे पहले तो ये कह देते हैं लोग कि अरे अपराधी ही तो मारा गया। बात अपराधी नहीं, कानून का जो इकबाल मारा जाता है उसकी बात होती है कि आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी जेल के अंदर शूट आउट चल रहा है तो ये कितनी बड़ी खलल है किसी न किसी कानून के अंदर। और आप हमें एक बात बताइए कि जहां पे सुर्खी की पुड़िया नहीं जा सकती, वहां पे पिस्टल चली जा रही है, 2 लोगों को अगला दीक्षित मार दे रहा है, फिर दीक्षित को भून करके 22 गोली पुलिस वाले को मार। ठीक है, देखिए कपिल जी, अलग विषय हो जाएगा। आप थे कि आपको मालूम है हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, नहीं आपको पता है हम किस पे चर्चा कर रहे हैं। आप फिर कोरोना, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, जेल, उस तरफ मत जाइए। आप समझिए, आप गंभीरता को समझिए। हाँ, मैं गंभीरता से ही ले रहा हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे इन्होंने कहा तब हमने ये जवाब दिया। दूसरी चीज कहूंगा कि 85 मौतें हो चुकी हैं जो शराब वाले में, उसमें जो इनके सांसद साहब हैं वो जो है अपनी एक उसमें जो अपार्टमेंट में साथ रहते हैं, जो साथ ही दोनों लोगों ने दिया था, जो जमींदार जिनको बता रहे हैं, वो विजेंद्र कपूर साहब जो हैं, उनको क्योंकि आबकारी और पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया, मुख्य अभियुक्त बना दिया है, तो इसलिए उनकी सारी चीजें सामने आ रही हैं और जिला अधिकारी तो पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि इतने दिनों से रहते हुए भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 85 मौतों की और उनको हटाए बिना वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। तो ना जिला अधिकारी हटाए जा रहे हैं और इनके जो सांसद साहब हैं वो एक अभियुक्त को बचा रहे हैं, इसमें कहीं दो रहे नहीं। तीसरी चीज अब आपने पूछा कि आपके पार्टी के अंदर आत्मचिंतन और आत्मचिंतन चल रहा है कि नहीं। देखिए, हमारी पार्टी बहुत सीधी सी बात यह है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हम जो है गांव में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान, किट का वितरण और समाजवादी रसोई के साथ हाजिर हैं। हम इतने बड़े स्वार्थी नहीं है कि इतने बड़े कोविड काल में जहां की तमाम हमारे गांव के रहने वाले लोग लगातार मुसलसल उनकी मृत्यु हो रही है और जो कि आंकड़ों में छुपाए जा रहे हैं, जिनकी लाशें कुत्ते नोच रहे हैं नदी के अंदर, वो हमें ना दिखे और हम चुनाव के लिए अग्रेसिव हो जाए। हमें खूब पता है और अच्छे से पता है। देखिए, बूथ संगठन पे हमारा कार्यकर्ता डबल है। हमको पहले ही से अपनी पार्टी की मजबूती इस उत्तर प्रदेश के अंदर पता है। अगर ना पता होती तो फिर शायद एक बार विचार होता। दूसरी बात भी हम कह दें कि हम लोग मानवता को नहीं मार सकते हैं, इसलिए अभी कोई विचार चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी में कोई आत्मंथन नहीं चल रहा है। यहाँ तक भी आत्मंथन अभी नहीं चल रहा है कि हमने कौन सी सीटें क्यों खोई है। हमने अपने विधायकों से नहीं पूछा चिट्ठी लिख करके आओ और मीटिंग करके बताओ कि तुम्हारे यहाँ पंचायत के सदस्य क्यों आ रहे, बीडीसी सदस्य क्यों आ रहे, प्रधान क्यों आ रहे। ठीक है, हम लोगों की पार्टी ने अभी तक नहीं किया। अजय अरोड़ा बना रहे, तोड़ रहे हैं। ठीक है अजय जी, आप लोग भी अभी ये कह रहे हैं कि आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि देखिए मंथन अब किया जा रहा है, आगे चुनाव है, अगले साल चुनाव है, कोरोना महामारी भी बीच में थी, सरकार उससे कैसे निपटी है, कैसे निपट रही है, वो भी सबके सामने है। लेकिन अगर वो मंथन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की भी अंदर खाने में कोई तैयारी चल रही है? राजेश जी, आपने प्रश्न किया मंथन का। हमारी पार्टी में मंथन चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है।
हमारी पार्टी में मंथन हो रहा है इस सरकार से कैसे बचें, जो कोरोना पे लगाम नहीं डल पाई। हमारा मंथन चल रहा है पेट्रोल डीजल के क्या रेट हो गए हैं, हमारा मंथन चल रहा है बेरोजगारी कहां से कहां हो गई, हमारा मंथन चल रहा है युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारा मंथन चल रहा है महिला उत्पीड़न कैसे बंद हो। ये है हमारा मंथन। हमारा मंथन कांग्रेस की रसोई चल रही है जो कोविड में सफर कर रहे हैं लोग। हम मेडिकल किट्स बांट रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, इस पे मंथन कर रहे हैं। हम देश पे मंथन कर रहे हैं। देश सर्वोपरि है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सत्ता आती रहेगी, सत्ता जाती रहेगी, लेकिन देश ठीक, हमें कोरोना पे विजय पानी है। बहुत सही बात आपने की है। और राहुल, मैं आखिर में, चूंकि वक्त भी थोड़ा कम है, आपके पास आऊंगा। क्या संभावनाएं हैं ये जो बैठकें चल रही हैं, अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं, इसके मायने आपने चूंकि पहले भी बताया, लेकिन क्या चुनाव से पहले हम कोई बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं? देखिए, एक तरह से कहीं ना कहीं जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों से जो राय लिया जा रहा है, विशेषकर विधायकों से कह दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं कुछ सरकार के स्तर पे बदलाव चाह रहे हैं। और अगर जो पूरी जो 4 वर्ष तक जो सरकार चली है, तो 4 वर्ष के सरकार के शासन के बीच में संगठन कहीं ना कहीं बिल्कुल एक कोने में रह गया है। तो संगठन को विशेष तवज्जो नहीं मिला है यहाँ पे। तो एक ये पूरा रस्सा कस्सी की स्थिति बनी हुई है अभी इस समय। तो ऐसे स्थिति में अब केंद्रीय नेतृत्व कितना क्या निर्णय ले पाता है, कुछ हो सकता है परिवर्तन करे भी, लेकिन योगी जी उस प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए कितने तैयार हैं, या फिर ऊपर से केंद्र और आरएसएस का दबाव कितना ज्यादा होता है, इन सबों से ही कोई परिवर्तन की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी के लिए अब से कुछ महीने पहले तक वो जिस तरह से वो लोग 2022 के लिए कॉन्फिडेंट वाले स्थिति में थे कुछ महीना पहले तक, आज वो स्थितियां नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे विपक्ष में चाहे वो जो भी सारे दल हैं उत्तर प्रदेश के, उन सबों ने कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस जिस तरह से नजर आया है, और अभी जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी बढ़ा हुआ है, ये कुछ प्रमुख चुनौतियां बीजेपी के लिए बनी हुई है। तो ऐसे में लगता है कि जो हालात 6 महीने पहले थे, चाहे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेके, उत्तर प्रदेश के हालात को लेके, कोरोना की दूसरी लहर ने थोड़े से हालात बदले हैं, लोगों की सोच बदली है, या फिर जो आपस के संगठन के लोग हैं उनका भी नजरिया बदला है? दोनों स्तर पे। एक तरफ से देखिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसमें चरम पे है, क्योंकि देखिए चाहे वो कपिल श्रीवास्तव जी हों, चाहे वो अनिल अरोड़ा जी हैं, उन्होंने सारे मुद्दे गिनवा दिए हैं कि किस तरह से महंगाई चरम पे है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, सरसों के तेल के मूल्य की वृद्धि देख लीजिए। तो और जिस तरह से कोरोना को लेके हर किसी ने अपने अपनों को खोया है उसमें, तो ये एक तो उसको लेके जो आक्रोश है वो चीज है, प्लस संगठन के भीतर जो चीजें, जो तालमेल की स्थिति नहीं बनी हुई है। तो ये एक दोहरी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह से एक मजबूत कड़ी के रूप में विपक्ष एक तरह से जो है कि खड़ा दिख रहा है सामने में, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 2017 से की स्थितियों की तुलना करते हैं और आज जब हम लोग 2021 में खड़े हैं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है, काफी मजबूती के साथ है। बीएसपी को देख लीजिए, चाहे जब से लल्लू जी एक तरह से कांग्रेस में आए हैं, तो जिस तरह से वो संगठन को लगातार एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरह से हर कोई अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी कर रहा है। हाँ। तो इन सब स्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति तैयार करनी है उन्हें 2022 के लिए। तो ये चुनौतियों का भरा हुआ क्षेत्र है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक चुनौतियां समान नहीं है, दूसरे राज्यों वाली चुनौतियां नहीं है, वहां से स्थितियां बदली हुई, क्योंकि आपको बाहर से भी, यानी जो बाहरी परिवेश है वहां से चुनौती, और खुद आपके संगठन और आपके सरकार के भीतर से भी चुनौतियां, ये स्थिति दोहरी कर देती है। आर.के. मिश्रा, क्या चुनाव से पहले कुछ बड़े बदलाव संगठन तौर पे उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं? क्योंकि कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है, हालांकि आप इससे बचेंगे इस जवाब से, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कोई बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में? नहीं, इस चीज को राजेश जी इस तरह से न कि देखिए, एक रूटीन ये बैठक है, और मैं इस चीज को अभी भी स्पष्ट कर रहा हूँ, ये रूटीन बैठक है। और दूसरी बात ये है, देखिए चुनौतियों, हर एक पार्टियों के पास चुनौती होती है, और जो ये बड़ा स्टेट है, निश्चित तौर पर यहाँ पर चुनौतियां हैं, लेकिन भाजपा हमेशा से ही चुनौतियों को किस तरह से उसको अवसर में परिवर्तित किया जाए, ये हमेशा ही संगठन में सिखाया जाता है। जो चुनौतियां किसी भी तरह की हो, लेकिन सकारात्मकता के साथ अगर आप उस चीज को अगर धैर्य से, अगर अपनी कार्यशैली से, अपनी दक्षता के साथ, अपनी विजनरी से अगर आप देखते हैं, करते हैं, उसके ऊपर में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। और देखिए, हमने कभी भी, कोई भी पार्टी हो, हमने किसी को कमजोर नहीं समझा। सबका अपना अपना परिप्रेक्ष्य है, अपनी मजबूती है, अपना संगठन है, अपने कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारा भी एक संगठन है जिसे हमें अपने ऊपर में गर्व है। इस तरह के संगठन इस पार्टी में
तो इसका जो विजन है, विजनरी है, कार्यशैली है, दक्षता है, ये निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अजय, आप टिप्पणी कर रहे हैं, आखिरी टिप्पणी आपकी, चूंकि वक्त की भी कमी है। अजय अरोड़ा। जहाँ तक मुलाकातों की बात हुई, बैठकों की बात हुई, मैं तो मिश्रा जी से यही बात करूंगा, ये मुलाकात एक बहाना है, पता इनको पूरा है अंदर खाने जो मिश्रा जी छुपा गए। चलिए, आप चर्चा में शामिल हुए, आप लोगों के अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये सच है कि मंथन इस वक्त हो रहा है, इसके क्या मायने हैं ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आर.के. मिश्रा, अजय अरोड़ा, कपिल श्रीवास्तव, राहुल लाल जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मंथन जारी है और अगले साल चुनाव से पहले बैठकों का दौर हो रहा है, इसके क्या मायने हैं ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। उम्मीद ये भी है, संभावना ये भी है कि कुछ बदलाव भी हो सकते हैं।